हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे सीपीआर। सीपीआर क्या है? सीपीआर बेसिक बीएलएस का एक पार्ट है। बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट क्या है? बेसिक लाइफ कार्डियक सपोर्ट, बीएलएस, बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। इसका क्या है? पार्ट एक सीपीआर है, जिसे बोलते हैं कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। इसका क्या देखने को मिलता है कि हार्ट अपना काम कर रहा था, पहले आराम से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, डायलेशन हो रहा था, उसके अंदर से एब्नॉर्मलिटी आ गई, तो उसको वापस पुनः अवस्था में नॉर्मल करने के लिए अपन क्या करते हैं? सीपीआर देते हैं। लंग्स के अंदर क्या होता है? लंग्स अपना एक मिनट के अंदर 12 से 18 बार कर रहा, 16 बार ले रहा था, बट उसमें एबनॉर्मलिटी आ गई। एबनॉर्मलिटी मतलब सीओपीडी हो गया, एकदम स्ट्रोक आ गया, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इसकी वजह से क्या करने को मिलता है? अपन को इनको वापस लंग्स को कंप्रेशन करके वापस अपनी अवस्था में लेके आते हैं, नॉर्मल वे के अंदर लेके आते हैं। सीपीआर कब देते हैं? सीपीआर यदि हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर या कोमा में गया पेशेंट हो, या फिर शॉक में गया हो, आदि पेशेंट हो, क्या करते हैं? सीपीआर देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं कि सीपीआर है, सीपीआर कैसे देते हैं, सीपीआर कब देते हैं, क्यों देते हैं, किसके कारण सीपीआर देखने को मिलता है, सीपीआर की वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से मेथड से किया जाता है, बच्चों में किस मेथड से किया जाता है, अडल्ट में किस मेथड से किया जाता है। तो वह देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर, पूरा सीपीआर टोटल वीडियो देखेंगे इसके अंदर, तो बने रहे लास्ट तक। पढ़ेंगे सीपीआर का इंट्रोडक्शन, ये देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका? सीपीआर है। सीपीआर का इंट्रोडक्शन क्या है? बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट नीड फॉर पेशेंट हुज ब्रीथिंग एंड और हार्ट एज स्टॉप्ड। कब देखेंगे कि बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट है, उसको आवश्यकता कब पड़ती है कि पेशेंट के अंदर बेसिक बीएलएस की आवश्यकता कब पड़ती है, नीडेड कब पड़ती है, कि कब? जब ब्रीथ एंड हार्ट, जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एंड जो कार्डियक ऑर्गन है, वो क्या होता है? हैज स्टॉप्ड, यदि बंद हो जाते हैं तो हम बीएलएस, बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट का आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सीपीआर देते हैं। किसके अंदर? बीएलएस के अंदर। वेंटिलेशन आर गिवन ऑफ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिवन ब्रीथिंग इन एडिक्वेट और हैज स्टॉप्ड। क्या करते हैं? यदि वेंटिलेशन आर गिवन फॉर ऑक्सीजनेटेड, वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ब्रीथिंग एंड इंडिकेट पर्याप्त होती है, क्या देखने को मिलता है? यदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, बट गिवन देने में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने में, किसके अंदर? ब्रीथिंग इन एडिक्वेट, मतलब होता है अपर्याप्त, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है? ब्रीथिंग अपर्याप्त देखने को मिलती है, या ब्रीथिंग स्टॉप्ड देखने को मिलती है, या हैज स्टॉप्ड। इनका मतलब यह है वेंटिलेशन के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर स्टॉप्ड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, किसको? ब्लड को। उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? बीएलएस देखने को मिलता है, तो सीपीआर करने को मिलता है। इफ हार्ट हैज स्टॉप्ड, चेस्ट कंप्रेशन आर गिवन टू सर्कुलेट ब्लड टू वाइटल ऑर्गन। यदि हार्ट स्टॉप्ड हो जाए तो हम क्या करते हैं? चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। आर गिवन टू, क्योंकि देते हैं सर्कुलेट, वापिस सर्कुलेट होता है। क्या होता है? ब्लड टू वाइटल ऑर्गन, जो मुख्यतः ऑर्गन होते हैं उसके अंदर चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद सर्कुलेट होता है। क्या सर्कुलेट होता है? ब्लड सर्कुलेशन वापस देखने को मिलता है। हम सीपीआर क्यों देते हैं? क्योंकि जो ब्लड है वो स्टॉप हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो स्टॉप हो गए, तो उनको वापिस रिजनरेशन, मतलब वापस चालू करने के लिए उसी अवस्था में पहले जैसी, उसके अंदर ही हम क्या करते हैं? चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, हम टू ब्रीथ देते हैं, सांस देते हैं, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन चल रहा है, कंप्रेशन के अंदर हार्ट सर्कुलेशन बना रहता है। तो उसके अंदर जो ब्लड है वाइटल ऑर्गन के पास नहीं पहुंच रहा, जिसके अब क्या करें? चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो हार्ट दबेगा, हार्ट पंप होगा, तो पंप होने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन है तो वापिस मेंटेन हो जाएगा। वेंटिलेशन कंबाइंड विथ चेस्ट कंप्रेशन इज कॉल्ड सीपीआर। जो वेंटिलेशन कंबाइंड होते हैं, चेस्ट कंप्रेशन होते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं, माउथ टू ब्रीथ देते हैं, एंड चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, तो उसी का बोलते हैं सीपीआर कहते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर इज कॉमनली गिवन टू पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट आर रिजल्ट ऑफ हार्ट अटैक।
तो हम सीपीआर है जो कॉमनली देखने को मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, या तो हम कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को देंगे या हार्ट अटैक वाले को देंगे। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, इन दोनों पेशेंटों को मेनली दो पेशेंटों में दिया जाता है, तो कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक के अंदर दिया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके नेक्स्ट डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है। पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है। सीपीआर इज ए प्रोविजन ऑफ सप्लाई द O2 टू वाइटल ऑर्गन अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव। इसका मतलब है कि सीपीआर जब तक प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई जब तक प्रोवाइड कराते रहेंगे किसको, वाइटल ऑर्गन को, अंटिल, जब तक कि मेडिकल हेल्प अराइव, मेडिकल टीम जब तक वहां पे नहीं आ जाती या मेडिकल के पास हम नहीं चल सकते, जब तक एम्बुलेंस वगैरह या रोड साइड पे हो, एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, उसके साइड में पड़ा हो, उस पेशेंट को हम सीपीआर दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसको, वाइटल ऑर्गन को प्रोवाइड कर रहे हैं। कब तक, जब तक कि मेडिकल टीम अराइव, मतलब मेडिकल हेल्प अराइव नहीं हो जाता, मतलब प्राप्त नहीं हो जाता, या मेडिकल टीम नहीं आता, जब तक नहीं आ जाती, जब तक हम क्या करवाते रहेंगे, सीपीआर देते रहेंगे। सीपीआर इज ए प्रोसेस यूज फॉर रिस्टोर द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। सीपीआर एक प्रक्रिया है, ये मतलब प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं, किसको करते हैं, हार्ट एंड लंग्स के फंक्शन को रिस्टोर करते हैं, एब नॉर्मल को नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। सीपीआर एक ऐसी प्रोसेस होती है। तो हम देखते हैं इंडिकेशन किस किस के कारण देखने को मिलता है। मेनली कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। दो प्रकार के अंदर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, सीपीआर देखने को मिलता है। तो कार्डियक अरेस्ट देते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, हार्ट फेलियर। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो वेंट्रिकल्स होते हैं फिब्रिलेशन में फड़फड़ाने जाते हैं, बहुत स्पीड से फड़फड़ाते हैं। एंड वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया मतलब होता है और भी तेज। फिब्रिलेशन तो ये मान लो 80, 180 टू 140 एमएमजी। एंड ट्रैकिकार्डिया मतलब बढ़ावा देखने को मिलता है, किसके अंदर, वेंट्रिकुलर के अंदर देखने को मिलता है। यदि हार्ट फेल हो जाए, हार्ट काम करना बंद कर जाए, तो हम सीपीआर प्रोवाइड करेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में सीपीआर प्रोवाइड करेंगे। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर भी हम सीपीआर प्रोवाइड कराएंगे। रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या होता है, स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, ड्रोविंग देखने को मिलता है, डूबता, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, किसी एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। कोमा यदि पेशेंट हो, उसके अंदर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए तो उसके अंदर देखने को मिलता है। फोरेजन पोडिंग इन एयरवे, एयरवे हमारी श्वास नली है। ट्रैकिकार्डिया है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, उसके अंदर कुछ फंस जाए तो भी हम सीपीआर देखने को मिल सकता है। एक्सीडेंट के अंदर इसमें यदि धूम्रपान करता हो, हार्ट अटैक आ जाए, सफोकेशन और सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसके, सीपीआर के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, किसके अंदर देखने को मिलता है। टर्मिनल इल पेशेंट, हम किसके अंदर नहीं दे सकते, टर्मिनल इल पेशेंट, जो साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, मतलब कि 2 to more ईयर, इसके अंदर हम सीपीआर नहीं देते। किसके अंदर, टर्मिनल इल पेशेंट के अंदर, मतलब कि जो लंबे समय से पेशेंट है, उसके अंदर हम, बीमारी है उसके अंदर हम नहीं दे सकते। एक डेथ पेशेंट के अंदर, मरा हुआ आदमी के अंदर नहीं दे सकते। सीवियर ब्लड लॉस हो गया, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, 5 to 6 लीटर ब्लड होता है अडल्ट के अंदर, नॉर्मल अडल्ट के अंदर, उसके अंदर से 4 to लीटर क्या हो गया, लॉस होगा ब्लड, उसके अंदर हम नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, सीपीआर नहीं देंगे। इंटरक्रेनियल हेमोरेज, यदि खोपड़ी के अंदर, स्कल्स के अंदर, इंटर अंदर, क्रेनियल मस्तिष्क के अंदर हेमोरेज हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, हेमोरेज हो जाए, तो हम उसके अंदर भी नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, सीपीआर नहीं दे सकते। किस किस के अंदर, टर्मिनल इल पेशेंट के अंदर, डेथ पेशेंट के अंदर, सीवियर ब्लड लॉस के अंदर, इंटरक्रेनियल हेमोरेज के अंदर, आईसीएच के अंदर भी नहीं दे सकते। तो हमने पढ़ा कि डेफिनेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। कि डेफिनेशन में देखा कि जब तक हम प्रोवाइड कराते रहेंगे सीपीआर, जब तक इसके मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती, और जब तक हम, सीपीआर एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लंग्स एंड हार्ट के अंदर क्या करवाते हैं, रिस्टोर करवाते हैं, पुनः उसी अवस्था में लेके आते हैं। इंडिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया देखने को मिलता है, हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट के अंदर स्ट्रोक देखने को मिलता है,
ड्राइविंग देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, कोमा, फोरेजन बॉडी यानी एयर भी देखने को मिलता है, एक्सीडेंट देखने को मिलता है, स्मोक देखने को मिलता है, हार्ट अटैक देखने को मिलता है, सफोकेशन देखने को मिलता है। हाँ, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटर, इनमें से यदि कोई सा भी सिम्टम्स हो तो हम क्या करते हैं, सीपीआर देने के लिए एलिजिबल है। यदि कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो टर्मिनल इल पेशेंट, डेथ पेशेंट, सीवियर ब्लड लॉस, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज के अंदर हम इनके अंदर चारों के अंदर हम क्या नहीं देंगे, सीपीआर एलिजिबल नहीं है, सीपीआर देने के लिए हम एलिजिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सीपीआर तो देते हैं कि हम मान ले कि कार्डियक अरेस्ट हो जाए, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए, रेस्पिरेटरी, इनके अंदर सीपीआर देंगे, तो सीपीआर देंगे किस टाइप से, तो मैकेनिज्म ऑफ सीपीआर पढ़ते हैं। हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सीपीआर की। सीपीआर का मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है सीपीआर। एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रेशर, थोरेसिक प्रेशर, थोरेसिक का मतलब अपन बाहर से थोरेसिक में, थोरेसिक कैविटी है वहां पे प्रेशर करेंगे, किसका, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रेशर, मतलब जो प्रेशर थोरेसिक कैविटी है वो खुद प्रेशर लगा रही है, उसके बाद हम थोड़ा बहुत और बाहर से प्रेशर देते हैं। कितने देते हैं, एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रेशर, किस पे देते हैं, राइट एट्रियम पे, किस पे देते हैं, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या होता है, देखो आपको बात बताऊंगा, मान लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर। 8 है और 4 भागों में बांटा हुआ है, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा हुआ है, कितने भागों में बांटा हुआ है, 4 भागों में बांटा हुआ है। इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रेशर लगाते हैं। एंड व्हेन इंट्रा थोरेसिक प्रेशर एंड एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रेशर आर इक्वल, तो इंट्रा मतलब अंदर वाले थोरेसिक प्रेशर लग रहा है, थोरेसिक प्रेशर जो थोरेसिक कैविटी है वो प्रेशर लगा रही है, मसल्स लगा रही है, एंड अपन एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रेशर दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब राइट एट्रियम पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रेशर लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, राइट एट्रियम पे लग रहा है। व्हेन इंट्रा थोरेसिक प्रेशर आर एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रेशर इन आर इक्वल, दोनों को इक्वल हो जाता है जब प्रेशर लगाते हैं। तो प्रेशर लगाएंगे तो वहां पे कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो राइट वेंट्रिकल है वो क्या होगा, पंप आउट करेगा, किसको करेगा, अपन यहाँ लिख देते हैं राइट वेंट्रिकल। क्या होता है, राइट वेंट्रिकल है वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, एरोटा के अंदर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे काम करता कौन करता है, सीपीआर काम करता है। जैसे अपन चेस्ट कंप्रेशन किया, चेस्ट कंप्रेशन के लिए अपन कहां से देते हैं, ये स्टर्नम है, ये स्टर्न मान लेते हैं अपन, तो यहाँ का मिड एंड हाफ, मिड एंड हाफ, नीचे से लोअर हाफ, तो यहाँ इसकी बराबर में क्या करता है, हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। तो ये राइट एट्रियम लगभग वहां पे आता है 90%, 99%, तो वहां पे कंप्रेशन करते हैं तो राइट एट्रियम कंप्रेस होता है, राइट कंप्रेस होगा तो ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल एरोटा के अंदर भेजेगा, एरोटा कहाँ पहुंचेगा, वाइटल ऑर्गन के पास भेजेगा। वाइटल ऑर्गन क्या करेंगे, वाइटल ऑर्गन तो ऑक्सीजन बैठ जाएगा, तो डिऑक्सीजन ब्लड को वापस रीच करेंगे तो वेना केवा के द्वारा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, पंप आउट करेगा, पंप आउट होते ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल लंग्स के अंदर भेजा, लंग्स द्वारा राइट एट्रियम के अंदर आएगा, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल फिर क्या करते हैं, वापस पंप आउट करके एरोटा के अंदर भेज देगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ सीपीआर है। जो सीपीआर का जो मैकेनिज्म होता है वो नॉर्मल, ज्यादा सिंपल ज्यादा नहीं है। एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रेशर लगाएंगे और इंट्रा थोरेसिक प्रेशर है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इक्वल होने के बाद राइट एट्रियम के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं या फिर कंप्रेस करता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम कंप्रेस करेगा तो राइट वेंट्रिकल कंप्रेस करेगा, राइट वेंट्रिकल कंप्रेस होते ही वो किसमें जाएगा, एरोटा के अंदर, रीच टू एरोटा के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड पहुंच जाएगा। तो एरोटा वो कंप्रेस होते होते वो कहां पे पहुंचा देगी, वाइटल ऑर्गन के पास ब्लड पहुंचा दिया जाता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, असेसमेंट ऑफ द फॉर पेशेंट सीपीआर, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट फॉर सीपीआर।
कि हम क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर सीपीआर देने से पहले असेसमेंट करते हैं, चेक करते हैं, चेक द पेशेंट रेस्पॉन्स। सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि पेशेंट का रेस्पॉन्स क्या है। रेस्पॉन्स क्या है, किसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले अडल्ट के अंदर देखते हैं। अडल्ट के अंदर क्या देखते हैं, शेक एंड शाउट। शेक एंड शाउट का मतलब होता है उसको पकड़ के हिलाना जबरदस्ती, कि तुम्हारा नाम क्या है, फलाना ढिकाना, जो भी उसके रिलेशन है। जैसे कि हम बोल सकते हैं वो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, ये ब्लड लॉस हो गया, तो हम उससे पहले क्या करें, शेक एंड शाउट, उसको पकड़ के हिलाएंगे। कैरोटिड पल्स देखेंगे, ब्रोकियल पल्स देखेंगे, जो भी पल्स है सबसे पहले हम कैरोटिड देखें, या एपिकल वगैरह देखते हैं, तो शेक एंड शाउट के अंदर करते हैं। यूज काउज मेथड। फिर दूसरी बात है कि हम क्या करते हैं, काउज मेथड का यूज करते हैं। काउज मेथड का फुल फॉर्म होती है, सी का मतलब कैन यू हियर मी, हियर एंड हियर मी, कि तुम सुन रहे हो या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो। सी का मतलब ये होता है, ओ का ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो। डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाट इज योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। एस का स्क्वीज माय हैंड, कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। तो काउज मेथड का सीधा सिंपल है कि सी ओ डब्ल्यू एस, काउज मतलब सी का कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, कि तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो। एंड ओ का मतलब ओपन योर आईज, डब्ल्यू का मतलब व्हाट इज योर नेम, एस का मतलब स्क्वीज माय हैंड, तो मेरा हाथ पकड़ो। तो हम अडल्ट के अंदर तो हम दो करते हैं, क्या करते हैं, शेक एंड शाउट करते हैं, उसको हिलाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। एंड फिर दूसरा मेथड यूज करते हैं, रिप्लाई नो रिप्लाई के बाद। कौन सा, रिप्लाई के बाद भी नहीं करते। एंड सेकंड होता है यूज काउज मेथड, अपनी काउज मेथड का यूज करते हैं। तो काउज मेथड का यूज हमने जान लिया, तो बात करते हैं नेक्स्ट चाइल्ड मेथड के बारे में। चाइल्ड के अंदर किस तरह से रेस्पॉन्स लेते हैं, किसके अंदर, असेसमेंट ऑफ पेशेंट के अंदर। रबिंग द पाम एंड सोल ऑफ फिट एंड चेक रेस्पॉन्स इन चाइल्ड। चेक रेस्पॉन्स, तो रबिंग करते हैं, किसको करते हैं, पाम, पाम यानी हथेली को करते हैं रबिंग। सोल, सोल जो तलवा होता है उसको करते हैं। पैरों को रबिंग करते हैं। चेक रेस्पॉन्स इन चाइल्ड, यदि नवजात शिशु है उसके अंदर हम क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले एक तो पाम, हथेली को रगड़ने को देखने को मिलता है। सोल, पैरों के तलवे होते हैं उनको रगड़ने को मिलता है, या पैरों को क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, जोर जोर से रगड़ते हैं। जब जैसे कि हीट होगी बॉडी, स्किन हीट होती है, तो वहां पे क्या करता है बच्चा, क्राइम करने लगता है, रोने लग जाता है, वीपिंग करने लग जाता है। तो बच्चों का रेस्पॉन्स कैसे चेक किया जाता है, चाइल्डों का। एंड अडल्ट होते हैं शेक एंड शाउट एंड यूज ऑफ काउट मेथड का यूज किया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि सीपीआर अडल्ट के अंदर कैसे देते हैं। क्या करते हैं, सीपीआर अडल्ट के अंदर कैसे देते हैं। सीपीआर फॉर अडल्ट, सीपीआर कैसे देते हैं, किसके अंदर, अडल्ट पेशेंट के अंदर, व्यक्ति के अंदर। सेलेक्ट द फ्लैट एंड हार्ड सरफेस ऑफ फॉर सीपीआर। सीपीआर देने से पहले हम देखेंगे कि एक फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, सीधी सरफेस होनी चाहिए, समतल लेवल होनी चाहिए सरफेस, एंड हार्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोम के गद्दे पे ले जाके कर ले सीपीआर। तो हम देखते हैं सबसे पहले फ्लैट करने, सीपीआर देने से पहले फ्लैट देखेंगे एंड हार्ड सरफेस देखेंगे, किसके लिए, सीपीआर देने के लिए। प्रोवाइड द रोज पोजिशन और टू द पेशेंट फॉर सीपीआर। यदि हम पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तो रोज पोजीशन देंगे। रोज पोजीशन क्या होती है, ये हेड है, इसको पीछे करना, ऐसे होती है। माउथ ओपन होना चाहिए, ऐसे पूरे हेड है उसको बैकवर्ड देते हैं। फ्लैट सरफेस होती है, तो सीधा लेटाने के बाद हेड को पीछे की तरफ बैकवर्ड घुमा दिया जाता है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, तो उसे बोलते हैं रोज पोजीशन। चूज साइट फॉर द चेस्ट कंप्रेशन एंड मिड स्टर्नम एंड लोअर हाफ स्टर्नम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइट है, मतलब कि जहां पे हम कंप्रेशन करेंगे उसको चूज करेंगे। चूज कैसे करेंगे कि जो मिड स्टर्नम है, मिड स्टर्नम की लोअर हाफ, मिड स्टर्नम लोअर, नीचे वाले उसकी आधी। तो क्या करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, वो साइट हो जाएगी। यूज बोथ हैंड फॉर चेस्ट कंप्रेशन। तो हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो बोथ हैंड का यूज करेंगे, दोनों हाथों का यूज करेंगे। फिंगर डोंट टच टू द चेस्ट ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन। तो हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो दोनों हाथों को मिला के करेंगे ऐसे। तो जैसे कि डोमिनो चेस्ट कंप्रेशन करते वक्त अपनी ये अंगुलियां हैं, इन्हों क्या नहीं होनी चाहिए चेस्ट के अंदर,
टच नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? टच नहीं होनी चाहिए, ओनली फॉर palm palm। एंड द डोमिनेट हैंड शुड बी अंडर द नॉन डोमिनेट हैंड ऊपर की साइड रहता है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि डोमिनेट का मतलब होता है जो आज से हम ज्यादातर काम करते हैं, जैसे लिखते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो हमारा जो अधिकतर राइट हैंड भी होता है एंड लेफ्ट हैंड भी होता है। तो राइट हैंड है जो जैसे हम कंप्रेशन करेंगे तो राइट हैंड, जिसका लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड यूज लेगा नीचे के लिए, अंडर के लिए, दबाने के लिए। एंड नॉन डोमिनेट हैंड क्या करेंगे, उसको ऊपर रखेंगे। एंड डोमिनेट हैंड अंडर नीचे की साइड रहेगा, टच रहेगा किससे, चेस्ट से। तो इसका मतलब यह है डोमिनेट हैंड है वो नीचे रहना चाहिए, एंड नॉन डोमिनेट हैंड है वो क्या होना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। द डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इज अबाउट 1.5 to 2 इंच। जो डेप्थ है, जब तक कंप्रेशन करेंगे हम, कितना कंप्रेशन करेंगे, कितना का है, 1.5 से 1.5 to 2 इंच डेप्थ करेंगे, गहरा दबाएंगे। किसको दबाएंगे, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। द रेट ऑफ सीपीआर, हम सीपीआर देने की रेट क्या रहेगी भाई, हमने सीपीआर दे लिया, हमने फ्लैट सरफेस चूज कर ली, रोज पोजीशन दे दिया, एंड हमने साइड चूज कर ली, उसके बाद हम चेस्ट कंप्रेशन भी कर रहे हैं, एंड हम पूरा फॉलो कर रहे हैं कि फिंगर टच नहीं होनी चाहिए, डोमिनेट हैंड कहाँ होना चाहिए, कंप्रेशन कितना होना चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए। पर हम देखेंगे रेट क्या है, रेट कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल होती है रेट, वो कितनी होनी चाहिए, कंप्रेशन करने की कोई रेट तो होगी चेस्ट कंप्रेशन की। तो वो देखते हैं कि एक रेस्क्यू मतलब कि एक व्यक्ति है क्या करने वाला, सीपीआर देने वाला एक व्यक्ति है, तो हम देंगे 30:2, मतलब कि 30:2 के अंदर देंगे। मतलब 30:2 का मतलब समझा, चीज 30 है, 30 तो हम क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, 30 कंप्रेशन करेंगे और 2 क्या करेंगे, रेस्पायरेशन। क्या करेंगे, 2 रेस्पायरेशन करेंगे। 30 कंप्रेशन होने के बाद 2 क्या करते हैं, रेस्पायरेटरी प्रोवाइड करते हैं, ब्रीथ देते हैं। किससे देते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं। यदि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है तो वहां पे देते हैं एम्बुबैग से द्वारा, या फिर एम्बुबैग या फिर अपने जो ऑक्सीजन पाइप वगैरह होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, मास्क वगैरह द्वारा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ब्रीथ दी जाती है। तो यदि रोड साइड है या फिर अनदर जगह है तो वहां पे किस करेंगे, माउथ टू माउथ ब्रीथ प्रोवाइड करेंगे। कितनी, 30 कंप्रेशन के बाद 2 क्या करेंगे, ब्रीथ प्रोवाइड करेंगे। यदि 2 है, क्या है, 2 व्यक्ति हैं, 2 रेस्क्यूअर हैं, तब भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, 30:2 का यूज करेंगे। 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीथ करेंगे, किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। चेक द कैरोटेड फॉर 5 to 10 सेकेंड आफ्टर 5 साइकिल कंप्लीट ऑफ 32 विद इन 2 मिनट। चेक करेंगे, क्या चेक करें, कैरोटेड आर्टरी, क्योंकि सबसे मोस्टली किसके पास पाई जाती है, हार्ट के पास कैरोटेड आर्टरी पाई जाती है। तो ये बारीक चलेगी, नॉर्मल चलेगी तो इसका पता चल जाता है। तो कैरोटेड आर्टरी है, कितने सेकंड के लिए डिटेक्ट करेंगे हम, 5 से लेके 10 सेकंड के लिए करेंगे, 5 to 10 सेकंड के लिए डिटेक्ट फॉर कैरोटेड आर्टरी। साइकिल कंप्लीट टू द 32 विद इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर 30:2 के जो 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही हम क्या करेंगे, चेक द कैरोटेड आर्टरी। कैरोटेड आर्टरी है वो चेक करेंगे किसके अंदर, 5 साइकिल कंप्लीशन के बाद या 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद। एक साइकिल के अंदर कितने हैं, 30:2 का यूज करना है। ऐसे 5 साइकिल कंप्लीट करने किसके अंदर करनी है, 2 मिनट के अंदर करनी है। मेंटेन लिस्ट ऑफ 100 कंप्रेशन, कितने कंप्रेशन, 100 कंप्रेशन पर मिनट अपन को मेंटेन करनी है, मेंटेन लिस्ट करनी है, मेंटेन करनी है, कितना मेंटेन करना है, 100 कंप्रेशन पर मिनट के अंदर मेंटेन करना होगा। तो हम देखते हैं अब सीपीआर इन चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर सीपीआर कैसे देते हैं। द चाइल्ड एज ऑफ फॉर सीपीआर, 1 से 2 साल, 1 to ईयर। यदि बच्चा है, चाइल्ड है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए सीपीआर देने समय, 1 से 2 साल होती है। तो हम क्या करेंगे, एक रेस्क्यू है तो 30:2 का यूज करेंगे, 2 रेस्क्यू है तो 15:2 का यूज करेंगे। जबकि अडल्ट के अंदर एक रेस्क्यू हो
या 2 रेस्क्यू हम कितना यूज करते हैं 15:2 का 30:2 का यूज करते हैं। अब यदि नियोनेटल बच्चा है उसके अंदर कितना अनुपात का यूज करेंगे 15:2 का। जब रेस्क्यू 2 यदि रेस्क्यू 1 ही है तो 30:2 का ही यूज करेंगे। साइट फॉर पल्स इन फीमोरल इन चाइल्ड एंड ब्रोकियल इन नियोनेटल। यदि नियोनेटल है तो ब्रेकियल ब्रेकियल अलग यहाँ से क्या करेंगे अपन साइड पल्स की साइट है वो चेक करेंगे एंड फीमर से भी चेक कर सकते हैं फीमोरल आर्टरी से चेक कर सकते हैं क्या करते हैं साइट पल्स साइट चेक कर सकते हैं। डेप्थ 1 to कितनी होनी चाहिए 1.5 इंच 1 से 1.5 इंच डेप्थ होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए चेस्ट कंप्रेशन की किसके अंदर बच्चों के अंदर चाइल्ड के अंदर। यूज वन हैंड एक ही हाथ का यूज करना फॉर चेस्ट कंप्रेशन और 2 थंब फॉर और 2 फिंगर। यदि अपन चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं बच्चों के अंदर चाइल्ड के अंदर तो उनके किसकी चाहिए एक हाथ में एक थंब और 2 फिंगर का यूज करना है। या 2 थंब ले ले या फिर 2 फिंगर ले ले एक ही हाथ में या 2 फिंगर ले ले या फिर ऐसे दोनों अंगूठों से क्या कर सकते हैं हम कंप्रेशन कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं बच्चों के चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। यदि 2 फिंगर आर यूज फॉर चेस्ट कंप्रेशन व्हेन आर रेस्क्यू। जब रेस्क्यू 2 फिंगर से अपन क्या कर रहे हैं कंप्रेशन कर रहे हैं। रेस्क्यू की होनी चाहिए एक 2 फिंगर आर यूज चेस्ट कंप्रेशन व्हेन आर रेस्क्यू 1। यदि एक रेस्क्यू है तो 2 फिंगर से भी हम चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। व्हेन वन रेस्क्यू आर प्रेजेंट फॉर सीपीआर यूज 2 थंब एंड चेस्ट कंप्रेशन। यदि सीपीआर देते समय चेस्ट कंप्रेशन के लिए 2 रेस्क्यू हैं कितने रेस्क्यू हैं 2 रेस्क्यू। व्हेन 2 रेस्क्यू आर प्रेजेंट फॉर सीपीआर यूज 2 थंब फॉर चेस्ट कंप्रेशन। यदि 2 रेस्क्यू है प्रेजेंट इसके लिए सीपीआर देने के यूज करने के लिए तो 2 थंब का यूज करेंगे 2 अंगूठों का यूज करेंगे किसके लिए चेस्ट कंप्रेशन के लिए यूज करेंगे। बाद बाकी आप पूछे कि साइड पल्स का कि हम चेस्ट चेक कैसे करें कि बच्चों के अंदर कहां देना है तो वही मिड हाफ स्टर्नम मिड लोअर हाफ स्टर्नम के अंदर ही देना है। क्या देना है सीपीआर देना होता है बच्चों के अंदर भी। तो ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है बाद में कि सेम से होता है उसके अंदर रेस्क्यू 2 हो चाहे 1 हो उसके अंदर 30:2 का अंदर चलता है अडल्ट के अंदर जिसके अंदर 2 रेस्क्यू होते हैं तो 15:2 का चलता है। एंड इसके अंदर उसके अंदर साइड देखते हैं कौन कौन से देखते हैं कैरोटिड साइड देखते हैं इसके अंदर फीमोरल एंड ब्रोकियल साइड देखने को मिलती है। इसके उसके अंदर देखने को मिलता है 1.5 से 2 इंच डेप्थ देखने को मिलती है इसके अंदर 1 से 1.5 इंच देखने को मिलती है चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ। इसके अंदर क्या देखते हैं उसके अंदर दोनों हाथों डोमिनेट दोनों हाथों से देते हैं क्या देते हैं चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। इसके अंदर 2 थंब हो या 2 अंगूठे हो या 2 फिंगर हो से ही क्या देते हैं चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। इसके अंदर यदि चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए 2 रेस्क्यूअर हैं तो हम अंगूठों का यूज करेंगे वरना हम फिंगर का भी यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल सीपीआर इन चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है। हम बात करते हैं मेथड ऑफ ओपन एयरवे। यदि गलती से मान लो कि पेशेंट है उसके अंदर गले के अंदर कुछ फंस गया ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है लंग्स है उसके अंदर अटैक देखने को मिलता है। लंग्स के अंदर प्रॉपर एयरवे नहीं जाएगी तो लंग्स के अंदर अटैक देखने को मिल सकता है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल सकता है। तो उसके अंदर हम कहते हैं कि ओपन एयर ऑब्स्ट्रक्शन का जो एयरवे है उसको कैसे राहत मिले मतलब कि कैसे क्लियर एयर भी बनाया जाए तो उसके लिए हम कुछ मेथड का यूज करते हैं। तो मेथड को बारे में जानते हैं। बात करते हैं मेथड ऑफ ओपन एयरवे की। तो ओपन एयरवे कैसे करते हैं मेथड कौन कौन से मेथड द्वारा करते हैं। हेड टिल्ट एंड चिन लेफ्ट मेथड का सबसे पहले हम बात करते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हेड टिल्ट एंड चिन लेफ्ट मेथड इज मोस्ट कॉमन यूज इन
क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो यह हेल्थ चिल्ड मेथड है, ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है किसके अंदर, यदि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, यदि क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं या फिर हम कहीं पे काम करते हैं, उसके अंदर नॉर्मल देखने को मिलता है, कॉमन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। It is a slightly tilt in backward direction. The chin lift. It will subside to the tongue and help in open the airway. तो ये क्या है कि स्लाइटली टिल्ट होती है, मतलब मुड़ती रहती है, जैसे पीछे की साइड बैकवर्ड होती है डायरेक्शन ये जो हेल्थ टिल्ट है ये पीछे साइड ओपन हो जाता है और क्लोज होता है, एंड जीभ किसके अंदर आ जाती है, मुंह के अंदर बीच में आ जाती है, जो उसके अंदर डायरेक्शन होती है जो बैकवर्ड होती है, किसकी होती है, हेल्थ टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड का यूज करके खोलते हैं। किसको खोलते हैं, ओपन एयरवे को खोलते हैं। किसकी वजह से खोलते हैं, जीभ की सहायता से खोलते हैं। जो जीभ होती है वो डायरेक्शन होती है ना जीभ की, वो बैकवर्ड हो जाती है। कहां पे होती है, बैकवर्ड, ऐसे घूम जाती है, ऐसे ऐसे पीछे साइड रोल हो जाती है, जो क्या हो जाती है, जो ओपन एयरवे है उसको क्लोज कर देती है। तो हम बात करें जो थ्रस्ट मेथड। जो थ्रस्ट मेथड क्या होता है, जो थ्रस्ट मेथड यूज व्हेन सस्पेक्टेड फॉर नेक एंड स्पाइनल इंजुरी। जो थ्रस्ट मेथड है यह सस्पेक्टेड रहता है किसके अंदर, स्पाइनल एंड नेक जो इंजुरी लगी हुई होती है, किसके अंदर, गर्दन एंड स्पाइनल के अंदर देखने को मिलता है। इन विच मेथड फिंगर आर पेलेज पोस्टीरियर एंड मैंडिबल फॉर जो। जो पोस्टीरियर होता है, मैंडिबल होता है, मैंडिबल का होता है यहाँ पे होता है, तो मैंडिबल के बाद पोस्टीरियर साइड क्या लगा जाता है, फिंगर लगा जाती है, एंड अप्लाई बैक अपवर्ड, अपवर्ड ऊंचा उठाया जाता है, ऐसे पकड़ के ऊंचा उठाया जाता है, तो बैकवर्ड एंड द प्रेशर, और पीछे साइड बैक ऐसे उठा के, ऐसे बैक साइड यहाँ से उठा के ऐसे बैक किया जाता है। अपवर्ड एंड बैकवर्ड क्या दिया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और जो थ्रस्ट मेथड का यूज हो जाता है। जो जब बड़ा होता है मैंडिबल होता है, यहाँ से उसे उठाया जाता है, यहाँ से तो उठा के एंड बैकवर्ड किया जाता है, तो ओपन ओवर जो थ्रस्ट मेथड है उसका यूज होके ओपन एयरवे कर सकते हैं हम कर सकते। हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड कौन सा, हेमलिच मेथड। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हेमलिच मेथड आल्सो नोन एज एब्डोमिनल थ्रस्ट। क्या देखने को मिलता है, हेमलिच मेथड है, इसी किस नाम से जाना जाता है, एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम है, एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिस मेथड यूज टू रिमूव फॉरिजन बॉडी फ्रॉम एयरवे। तो क्या होता है, फॉरिजन बॉडी होती है एयरवे के अंदर, फॉरिजन बॉडी में फंस जाती है, कोई टुकड़ा बाहरी टुकड़ा फंस जाता है, या फिर कुछ और बॉडी पार्ट वगैरह फंस जाते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, हेमलिच मेथड का भी यूज कर सकते हैं। क्या कैसे करते हैं, द मेथड यूज रिमूव फॉरिजन बॉडी एंड एयरवे, एयरवे के अंदर कुछ फंस जाता है तो उसके अंदर यूज करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स फॉर बॉडी फॉरिजन बॉडी एस्पायरेशन, एस्पायरेशन कर देते हैं, एस्पायरेट कर जाते हैं कौन जी, फॉरिजन बॉडी, कफिंग होती है, खांसी हो रही है, चोकिंग हो रही है, गला घुट रहा है, गले में अंदर कुछ फंस रहा है, साइनोसिस ब्लीच द स्किन, स्किन ब्लीच हो रही है, तो हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, हेमलिच मेथड का यूज करते हैं। साइट फॉर हेमलिच मेथड, क्या हेमलिच मेथड तो करेंगे, उसके कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके बारे में जानते हैं अब। Abdominal compress between xiphoid process and umbilicus 5 times in or 5 times out, upward and movement। कैसे करते हैं, एब्डोमिनल कंप्रेस होता है, जाइफोइड प्रोसेस होती है, जाइफोइड प्रोसेस कहाँ पाई जाती है, जो जाइफिस्टनम यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर डेढ़ नीचे तक जाती है, एब्डोमिनल कैविटी तक जाती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है वहां से स्टार्ट होती है, और अम्बाइलिकस होता है, नाभ भी होती है, उनके दोनों के बीच से, बिटवीन दोनों के बीच में से क्या करते हैं, 5 टाइम अपन क्या करते हैं, अंदर दबाते हैं, एंड 5 टाइम ऊपर आता है। तो एक बार दबाएंगे फिर ऊपर आएगा, फिर दबाएंगे फिर ऊपर आएगा। चेस्ट एब्डोमिनल कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, एब्डोमिनल कंप्रेस करेंगे, एंड ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं है कि सीधे उधर रहे, ऐसे नहीं करेंगे कंप्रेस, अपन कंप्रेस करेंगे तो ऐसे कंप्रेस करेंगे, कैसे करेंगे, अम्बालिकल टू जाइफोइड प्रोसेस के ऊपर क्या करेंगे, अपन कंप्रेस करेंगे, कितनी बार करेंगे, 5 टाइम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे 5 टाइम। 5 टाइम कैसे करेंगे कि 5 टाइम 1, फिर वापिस आएंगे 1 प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, ऐसे 5 बार अपन क्या करेंगे, एब्डोमिनल कंप्रेस करेंगे, तो उसे बोलते हैं हेमलिच मेथड। इसके अंदर जो एस्पायरेट होगा या एस्पायरेट कर जाएगा, चोकिंग वगैरह हो रही है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट अब चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड होता है उसके अंदर हम कैसे ओपन एयर में करते हैं, लिविंग फॉरवर्ड
लिविंग फॉरवर्ड ऑफ हेड अप टू अम्बाइलिकल, अम्बाइलिकल, देन 5 thrust by heel end of and back of shoulder। तो हम क्या करते हैं, जो बच्चा है, बच्चे को हम क्या करते हैं, हील मतलब कि नी होती है ना, ये हील ये नी है, नी जो घुटने वाली नी होती है, घुटने के ऊपर क्या करते हैं, छोटा बच्चा है उसको ऐसे ऐसे लेटा देते हैं, उल्टा उल्टा लेटाने के बाद जो हेड है उसको नीचे कर देते हैं, और उसको बैक साइड होती है, बैक या शोल्डर के पास से करते हैं अपन, ऊपर से ऐसे हाथ से अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, ठोकते हैं, हम देते हैं किसके अंदर, बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर, तो वो क्या है, वो एस्पायरेट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं किसके, सीपीआर के, किसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, सीपीआर देने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले रिब फ्रैक्चर, जो पसलियां होती हैं वो टूट सकती हैं, रिब फ्रैक्चर देखने को मिल सकते हैं, यह सबसे मोस्ट कॉमन काम होता है किसका, सीपीआर का। स्टर्नम फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, स्टर्नम है वो टूट सकती है, कोलर बोन टूट सकती है, एंड कोलर बोन फ्रैक्चर, रप्चर ऑफ लंग्स एंड लीवर, जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और लीवर है वो भी क्या हो सकता है, रप्चर देखने को मिल सकता है, डायफ्राम इंजरी देखने को मिल सकती है, एंड कोरोनरी वेसल्स इंजरी देखने को मिल सकती है। तो ये नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी हड्डियां आती हैं अपने थोरेसिक कैविटी के पास पास, जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके अंदर देखने को मिल सकता है, किसी के अंदर ऑर्गन्स के अंदर तो इंजरी देखने को मिल सकती है, एंड जो बोन है उनके अंदर फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। जो कॉम्प्लिकेशन है नॉर्मल लिख सकते हैं, अपन भी लिख सकते हैं, जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर याद हो तो सबसे पहले देख सकते हैं अपन, रिब्स आते हैं ऊपर, रिब्स के बाद स्टर्नम आता है, डायफ्राम आता है, लीवर आती है, लीवर आता है, एंड लंग्स आते हैं, कोरोनरी आर्टरी आती है, कोरोनरी वेसल्स वगैरह होते हैं। तो ये नॉर्मल जनरल सी बात है, ये देख के हम लिख सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन तो नॉर्मल है। तो आई होप आपके सीपीआर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।